नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोग को जैसे गद्य विधाएं पढ़ाते कि हिंदी की गद्य विधाएं, और आज के जो वीडियो में भी ये थर्ड ईयर वालों को, थर्ड ईयर क्या हमने कहा था ना कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है विधाएं, हिंदी की गद्य विधाएं, जिसमें आज का विषय आपका रहेगा इंटरव्यू, साक्षात्कार, आत्मकथा, जीवनी। ये आज का विषय रहेगा। आज की जो विधा बाकी है गद्य की विविध विधाएं। तो जैसा कि आपने इंटरव्यू सुना है, इंटरव्यू तो आज हर एक एग्ज़ाम में हो रहा है, और यहाँ तक देखा जाए तो इंटरव्यू कहते हैं साक्षात्कार आमने सामने हो रहा है, और साक्षात्कार उसको भी कहते हैं जो सामने मतलब प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर लिया जाए प्रत्यक्ष रूप से, वही होता है। कहते हैं इंटरव्यू तो इसमें दिखाया गया है कि ये इंटरव्यू विधा हिंदी साहित्य की पश्चिम की देन है। जो इंटरव्यू जो है हिंदी साहित्य में पश्चिम की देन माना गया है, क्योंकि ये बाद में आया था। गद्य की विविध विधाओं में ये बाद में आए थे। जैसे कि आपने देखा कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद से लिया गया, और ये जो इंटरव्यू है ये पश्चिम की देन माना गया है। इसमें रेखाचित्र और संस्मरण की अपेक्षा यह हिंदी के लिए नई विधा है। इंटरव्यू अभी कोई सर्वसम्मत हिंदी पर्यायवाची प्रचलित नहीं हुआ है। इसको भेंट वार्ता, चर्चा, परिचर्चा और साक्षात्कार के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें है कि यद्यपि इसके लिए तो भेंट वार्ता भी कह सकते हैं, किंतु अधिकांशतः इंटरव्यू ही शब्द प्रचलित है। इंटरव्यू उन विशिष्ट एवं ख्यातिलब्ध व्यक्तियों का लिया जाता है जिसके विचारों को जानने की जन साधारण के हृदय में सहज जिज्ञासा होती है। इंटरव्यू उन्हीं लोगों के का लिया जाता है। जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, आप उस कैटेगरी में उस लायक हो गए, महान हो गए, तो इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाता है कि आप मतलब कैसे ये एग्ज़ाम पास किए हैं, कैसे क्या किए हैं। तो इसमें महान कहते हैं कि ये किसी ख्यातिलब्ध व्यक्ति से ही लिया जाता है जिनके विचारों को जानने की जनसाधारण के हृदय में क्या होती है, आकांक्षा होती है, जिज्ञासा होती है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास में इंटरव्यू की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि इंटरव्यू शब्द आज एक ऐसी विशेषता है, ऐसी विशिष्ट कोटि की साहित्यिक विधा का बोध कराती है जिसमें एक जिज्ञासु व्यक्ति जीवन के किसी क्षेत्र में विद्यमान अन्य किसी व्यक्ति, विशेषकर प्रख्यात और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता है, वे प्रत्यक्ष मिलकर उसके बारे में सीधे जानकारी प्राप्त करता है। इस विधा के लिए किसी महान पुरुष से भेंट वार्ता, कहते हैं इसमें जो महान पुरुष की भेंट वार्ता को ही क्यों महत्व दिया जाता है, इसका उत्तर भी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने एक कथन में दिया है कि इंटरव्यू में उत्तर देने वाले का विख्यात और महिमामय होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति ही उनके उत्तर मूल्यवान होते हैं और अधिक से अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। ऐसा देखिए इसमें दिया गया था, जो किताब थी अभी जिसमें बताया गया कि रामचंद्र तिवारी की जो किताब है उसमें ये दिया था कि ये इंटरव्यू में उत्तर देने वाला जो विख्यात और महिमामय होना चाहिए, जो व्यक्ति हो वो विख्यात होना चाहिए। और कहते हैं कि इसमें जो ऐसी स्थिति में जो उसके उत्तर जो होते हैं वो मूल्यवान होते हैं, क्योंकि उससे लोगों को जिज्ञासा होती है और अधिक से अधिक लोगों का ध्यान क्या करता है, आकृष्ट करती है। जैसे कभी अभी आप देखते हैं टीवी में या पेपर में, न्यूज़ में, यूट्यूब पे दिखाता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दी हैं, ये मतलब यहाँ की रहने वाली इन्होंने एग्ज़ाम पास किया, तो आप फिर जिज्ञासा पाए, अरे यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए, ये दी हैं, कैसे दी हैं। इनका जब इंटरव्यू लिया जाता है उनके सामने, तो आपको सुनने में क्या होता है, जिज्ञासा होती है। और सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं कि इंटरव्यू कुछ निश्चित प्रश्नों के आधार पर होता है। इसमें कुछ निश्चित प्रश्न होते हैं जिसका सामने बैठाकर प्रश्न पूछा जाता है और सामने ही प्रत्यक्ष रूप से उत्तर लिया जाता है। इसमें कहते हैं कि इंटरव्यूकार कुछ निश्चित प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति विशेष का सीधा परिचयात्मक साक्षात्कार पाठकों से करा देता है। यह विधा पत्रकार कला के अधिक निकट है। ये जो विधा है ये पत्रकार कला से निकट है। पत्रकार कला के निकट मानी जाती है, कला के निकट मानी जाती है। जैसे ये विधा जो है वो पत्रकार कला से निकट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है कि इंटरव्यू कुछ निश्चित प्रश्नों के आधार पर होता है, और इसमें पत्रकार कला से अधिक निकट है क्योंकि इंटरव्यू महान और लघु के मध्य ही अधिक शोभा देता है। लघु के हृदय की श्रद्धा भावना को देखकर महान में सब कुछ कह देने की भावना जाग उठती है। कभी कभी दो प्रश्न क्षेत्र
कभी कभी जो दो भिन्न क्षेत्र की विभूतियों के इंटरव्यू भी अत्यंत रोचक बन जाते हैं। एक साहित्यकार और एक कलाकार के मध्य का इंटरव्यू नाना नवीन और रोचक तथ्यों का उद्घाटन करता है। कभी कभी काल्पनिक इंटरव्यू भी लिखे जाते हैं। इसमें कहते हैं कि अपनी कल्पना में किसी महान साहित्यकार, कलाकार तथा राजनीतिक का अवतीर्ण करके उससे प्रश्न पूछना और स्वयं ही उसकी ओर से उत्तर देना बड़ा रोचक होता है। डॉक्टर कमलेश कृत में इनसे मिला वास्तविक इंटरव्यू और राजेंद्र यादव कृत चैखव एक इंटरव्यू काल्पनिक इंटरव्यू के सुंदर उदाहरण है। कभी कभी सामयिक परिस्थितियों के संदर्भ में वृद्धजनों के विचारों से अवगत होने के लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं। इस प्रकार यह विधा उत्तरोत्तर लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। इंटरव्यू 3 प्रकार के होते हैं। ये जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला इंटरव्यू है कि इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पास महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पास प्रश्नावली भेजना, देखिए, एक होता है कि पहला होता है महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं जिनका आपको इंटरव्यू लेना है, उनके पास जो प्रश्नावली भेजकर उनके प्राप्त उत्तरों आधार पर इंटरव्यू तैयार करना। जो प्रश्नावली भेजना है, भेजकर उनसे प्राप्त उत्तरों को जैसे उनका जो प्रश्न है वो आधार पर जो उत्तर है, आधार पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पास पर प्रश्नावली भेजकर उनसे प्राप्त उत्तरों को कहते हैं कि आधार पर इंटरव्यू तैयार करना। उत्तरों के आधार पर इंटरव्यू तैयार करना। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पास प्रश्नावली भेजकर, जब प्रश्न भेजा जाता है साक्षात्कार के लिए, प्रश्नावली भेजकर उनसे प्राप्त उत्तरों के आधार पर इंटरव्यू तैयार करना या प्रश्न तैयार करना। कि फिर है प्रत्यक्ष वार्तालाप द्वारा। कई तो देखे 3 तरीके से होता है। और दूसरा है प्रत्यक्ष, मतलब सामने बैठकर। प्रत्यक्ष वार्तालाप द्वारा। और है तीसरा है प्रत्यक्ष वार्तालाप द्वारा, तीसरा है काल्पनिक। देखिए, इंटरव्यू के 3 प्रकार हैं। पहला ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पास जब प्रश्नावली भेजते हैं, भेजकर जो उनसे प्राप्त, जैसे प्रश्न आता है, कभी कभी फॉर्म देखते हैं ना, आता है घर पे कि आप कहाँ के, आपका नाम क्या है, पिता का नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब जो प्रश्न उसमें प्रश्नावली पूरी होती है, पूरा उस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। उस उत्तरों के आधार पर जो इंटरव्यू तैयार करता है, उत्तरों के आधार पर आप मालूम हो जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ के हैं, क्या मतलब आप में क्या कमी है, क्या गुण है, इसके बारे में जो प्रश्न भेजा जाता है, इसके माध्यम से एक इंटरव्यू होता है। दूसरा है प्रत्यक्ष वार्तालाप द्वारा। आप देखते हैं कि प्रत्यक्ष आप यूट्यूब पे भी दिखाता है, नेट पे भी दिखाता है, सामने बैठाकर जो प्रश्न पूछा जाता है और फिर उसका उत्तर लिया जाता है। लेकिन देखिए, प्रत्यक्ष वार्तालाप द्वारा जो होता है ये सही तरीके से माननीय भी माना जाता है, क्योंकि ये जो सामने पूछा जाता है ये सत्य होता है, सत्यापित, मतलब ये प्रत्यक्ष वार्तालाप थोड़ा सा ये सत्य माना जाएगा। और एक तीसरा है काल्पनिक। एक काल्पनिक प्रश्नावली, मतलब एक साक्षात्कार होता है कल्पना के द्वारा, जैसा कि आपने देखा अभी राजेंद्र प्रसाद का लिखा हुआ था।
अब इसमें जो है इंटरव्यू का अन्य विधाओं में अंतर जो है, इंटरव्यू अपने आप में मौलिक विधा है। ये जो है अपने आप में एक मौलिक विधा है। यद्यपि इनमें निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र के तत्व भी झलकते नजर आते हैं, परंतु यह किसी विधा का अंग न होकर एक स्वतंत्र विधा है। निबंध और इंटरव्यू का मौलिक अंतर तो यही है कि जहाँ निबंध में निबंधकार के व्यक्तित्व की छाप होती है, वहीं इंटरव्यू में लेखक नहीं बल्कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की झलक है जिसका इंटरव्यू लिया जाता है। इसी तरह इंटरव्यू में जिस आंतरिक विश्लेषण, विचारों के विवेचन और सौदेशिता का आग्रह होता है, वह संस्मरण और रेखाचित्र में नहीं पाया जाता। जिसमें है कि इंटरव्यू विधा का विकास जो कैसे हुआ, जैसे इसका विकास पूछा जा रहा है कि विकास कब हुआ था। जो इंटरव्यू का जो विकास था, ये गद्य विधा तो जब स्टार्ट हुई थी तभी था कि इस अन्य विधाओं की भांति इस विधा का विकास भारतेंदु में हो चुका था। इसका भी विकास देखिए भारतेंदु युग में हो गया था, मतलब कि भले ही बाद में आई नई विधा मानी गई है, लेकिन ये अन्य विधाओं के साथ ही ये भी भारतेंदु युग से इस विधा का क्या हो गया था, शुरुआत हो गई थी इंटरव्यू की। इसमें है कि ये सर्वप्रथम पंडित राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से साक्षात्कार करके उनसे साहित्यिक प्रश्न पूछे थे और उन्हें प्रकाशित करवाया था। जैसा कि आप भारतेंदु का और राधाचरण को अब जानते हैं कि ये भारतेंदु युग के कवि हैं। ये आपस में ही कह रहे थे कि साक्षात्कार कर रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे। उस समय का है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से साक्षात्कार करते समय उन्होंने उनसे क्या किया था, साहित्यिक प्रश्न पूछा था। किसने? राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से। फिर पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने प्रख्यात संगीतकार विष्णु दिगंबर पुलस्त्य से भेंट करके संगीत विषयक प्रश्न पूछे थे। यह इंटरव्यू समालोचना पत्रिका के दिसंबर 1905 के अंक में संगीत की धुन शीर्षक से प्रकाशित हुआ था और इसमें बनारसी दास चतुर्वेदी, जैसा कि आप भारतेंदु युग के कवियों का नाम ले लीजिए। जैसे आप भारतेंदु युग या भारतीय उसके बारे में जब पढ़ेंगे उनके कितने कवि हैं, अगर एक बार मतलब पता लग जाएगा तो ये आपको कंफर्म है कि आप भारतेंदु युग के कवि नहीं भूलेंगे कि कौन कौन से कवि थे। उन्होंने जो विधाएं जो स्टार्ट थी उसके बारे में लिखा था। जैसा कि देखिए डॉक्टर जो विशाल भारत के दिसंबर 1931 अंक में रत्नाकर जी के बातचीत शीर्षक में प्रकाशित हुआ। उन्हीं के द्वारा प्रेमचंद के साथ इंटरव्यू जनवरी 1932 के विशाल भारत में प्रेमचंद्र जी के साथ 2 दिन शीर्षक से प्रकाशित हुआ और सन 1933 में उषा देवी मित्रा ने प्रेमचंद का इंटरव्यू पत्राचार के माध्यम से लिया और अक्टूबर 1939 में वीणा के अंक में रामचंद्र शुक्ल का प्रभाकर माचवे द्वारा लिया गया इंटरव्यू प्रकाशित हुआ। अब देखिए डॉक्टर सत्येंद्र के संपादकत्व में प्रकाशित साधना पत्रिका, जो इसके साधना जो पत्रिका थी वो डॉक्टर सत्येंद्र जो साधना पत्रिका निकलती थी उसमें इन्होंने पत्रिका के मार्च अप्रैल 1941 के अंक का इस विधा के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी और चिरंजी लाल एकांकी द्वारा क्रमशः भदंत, आनंद कोशलायन और महादेवी वर्मा के लिए गए इंटरव्यू इस अंक की उल्लेखनीय रचना है। बेनी माधव शर्मा की कवि दर्शन इस विधा की प्रथम स्वतंत्र कृति है, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और मैथिली शरणगुप्त के लिए इंटरव्यू संग्रहित है। जितने भी इंटरव्यू, जैसे भारतेंदु युग से ही इसकी शुरुआत मानी गई है कि आधुनिक काल के भारतेंदु युग से सारी गतिविधियों का शुरुआत हो गया था। अब इसमें है कि भारतेंदु युग में जो कवि आए इंटरव्यू के संदर्भ में सर्वाधिक लोकप्रिय कृति डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा और कमलेश द्वारा 2 भागों में विरचित मैं इनसे मिला 1952 है और कमलेश जी के यहाँ संबंध साहित्यकार से कुछ बंधे बंधाए प्रश्न पूछकर उनके उत्तर सजोने की शैली अपनाई है। वहाँ सृष्टा साहित्यकार से बातचीत करने के बाद अपने मन पर पड़े प्रभाव को लिपिबद्ध कर देने की शैली का ही प्रयोग किया है। दिनकर की वट पीपल जो 1961 और विष्णु प्रभाकर की कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में भी अन्य विषयक रचनाओं के साथ कुछ भेंट वार्ताएं दी गई हैं। प्रभाकर माचवे और शिवदान सिंह चौहान, इन जितने भी हम लेखकों ने इस विधा की समृद्धि में योग प्रदान किया था। इस विधा में जितने भी थे ये सभी ने अपना योगदान दिया था। जैसे कि आपने देख लिया कि राधाचरण गोस्वामी जो थे
सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही इंटरव्यू उन्होंने लिया था, साक्षात्कार लिया था। और देखिए इसमें है कि इसी प्रकार अन्य संग्रह हिंदी कहानी और फैशन है, जिसमें डॉक्टर सुरेश सिन्हा ने उपेंद्र नाथ तत्व से अपनी कुछ भेंट वार्ताओं का प्रश्नोत्तर में संयोजन किया। नई धारा, सारिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान आदि पत्रिकाओं का भी इस दिशा में उल्लेखनीय योग है। नई धारा में हम इनसे थे शीर्षक स्थायी स्तंभ के अंतर्गत अनेक रोचक इंटरव्यू प्रकाशित हुए हैं। सारिका 1963-65 ईस्वी तक के अंकों में भी अनेक महत्वपूर्ण इंटरव्यू प्रकाशित हुए। इसी प्रकार मासिक पत्रिका संगीत के संगीत साधकों से भेंट शीर्षक के अंतर्गत प्रसिद्ध संगीतज्ञों के इंटरव्यू प्रकाशित होते रहे हैं। इस प्रकार इंटरव्यू विधा प्रगति के पद पर अभी भी क्या है, अग्रसर है। ये जो विधा है अभी भी बहुत तेजी से चल रही है, अग्रसर है सभी में, क्योंकि इंटरव्यू ही है जो हमको सामने आमने सामने, क्योंकि जितने भी एग्जाम देते हैं देखते हैं उसमें प्रेजेंट रूप से वो सामने नहीं आते, लेकिन उसमें सामने बिल्कुल वो क्या करता है, साक्षात्कार। हिंदी में जैसे इंटरव्यू को साक्षात्कार दिया ना कि भेंट वार्ता, चर्चा, परिचर्चा और साक्षात्कार को ही इंटरव्यू कहा जाता है। जैसा कि इंटरव्यू साक्षात्कार ही सामने से ही उसके बारे में जो प्रश्नावली तैयार करना, इसके 3 प्रकार भी थे। जैसा कि व्यक्ति के पास एक तो प्रश्न भेजा जाता है, भेजकर जो उनसे प्राप्त उत्तर मिलता है, उत्तरों के आधार पर एक तैयार किया जाता है इंटरव्यू। और एक होता है प्रत्यक्ष वार्तालाप, मतलब सामने बैठकर वार्तालाप के अनुसार। और तीसरा है काल्पनिक। ये आपका हो गया इंटरव्यू। दूसरी विधा है आत्मकथा। देखिए अब देखिए दूसरा है आपकी गद्य विधा आत्मकथा। आत्मकथा में जो है, इसमें आत्मकथा लेखक स्वयं अपने जीवन का समयबद्ध, आत्मकथा जानते हैं ना, इसका भी जो शुरुआत हुई थी भारतेंदु युग से। आत्मकथा और जीवनी जो है, आत्मकथा और जीवनी, इसका भी शुरुआत जो है भारतेंदु युग से माना गया है। भारतेंदु युग से है कि आधुनिक काल के भारतेंदु युग से जीवनी आत्मकथा तो सबसे पहले शुरुआत थी ये इस विधा की, जिसमें आत्मकथा लेखक स्वयं अपने जीवन का समयबद्ध वर्णन करता है। वह अपने अतीत का सिंहावलोकन करके एक व्यापक पृष्ठभूमि में अपने ही जीवन का आकलन करता है। इसे ही आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा जो अपने बारे में लिखी जाती है, सीधे सी बात, अपनी कथा, आत्मकथा अपनी कथा, और जो जीवनी होती है वो दूसरों की जीवनी होती है। अब आत्मकथा में अपनी कथा, जैसे कि हमने अपना जो हमारे साथ बीता हुआ है जो दिया है ना किया, वह अपने अतीत का सिंहावलोकन करके, मतलब अतीत का सिंहावलोकन करके एक व्यापक पृष्ठभूमि में जो अतीत का है, अतीत के बारे में सोचने, मतलब अतीत के बारे में जो भी हमारे साथ घटित होता है वो हम अपना ही कथा वर्णित करते हैं, वही क्या कहलाता है, आत्मकथा कहलाता है। अब इसमें आत्मकथा में है कि ये जो आत्मकथा जीवनी से इस प्रकार भिन्न है कि जीवनी लेखक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की लिखी जाती है। जीवनी में देखें, ये दोनों में अंतर है, आत्मकथा और जीवनी में। जीवनी किसी अन्य व्यक्ति की लिखी जाती है, जैसे किसी महापुरुष पे या कोई हमारे जो बहुत महान व्यक्तित्व वाले लोग हैं उनके बारे में जब हम लिखते हैं, उनके साथ घटित या उनके बारे में उनका जीवन परिचय जो भी हम उनका लिखते हैं, तो वो हमारा हो गया जीवनी। और जो हम अपने बारे में लिखते हैं वो हो गया हमारा आत्मकथा। कहते हैं कि जबकि आत्मकथा में लेखक सब कुछ अपने संबंध में कहता है, आत्मकथा लेखन की आवश्यकता इसलिए अनुभव की गई क्योंकि जीवनी लेखक अपने प्रतिपाद्य व्यक्ति जो चरित्र नायक के जीवन के संदर्भ में कभी कभी बहुत से तथ्य छोड़ जाता है या उसकी स्तुति सही ढंग से और सही संदर्भों में नहीं कर पाता। आत्मकथा लेखक जितना अपने विषय में जान सकता है उतना जीवनी लेखक अपने चरित्र नायक के विषय में नहीं जान सकता, क्योंकि जितना हम अपने बारे में जानते हैं उतना दूसरों के बारे में कहाँ जानते हैं, ऐसा होता है ना। तब इसी में भी ऐसा, इसमें भी कहा गया है कि आत्मचरित या आत्मचरित्र हिंदी में आत्मकथा के अर्थ में प्रयुक्त आरंभिक तत्व है। तत्वतः आत्मकथा जिसके लिखने के मूल स्रोत के रूप में लेखक की व्यक्तिगत भावना को ही मान्यता दी गई है। इसके मूल में लेखक के आत्मपरीक्षण या आत्मसमर्थन के साथ ही अतीत की स्मृतियों को पुनः रुज्जीवित करने का मोह होता है। लेखक आत्म प्रकाशन द्वारा अपनी आत्म परिष्कार एवं आत्मोन्नति करना चाहता है।
उसे यह आशा होनी स्वाभाविक है कि उसकी रचनाएं उसके युग तथा समय के रूप में पढ़ी जाएंगी। आत्मकथा अपने ही ढंग का पुनर्कथित इतिहास है और इसके साथ ही व्यक्ति के बाह्य विश्व के साथ संबंधित आत्मनिरीक्षण का प्रतिरूप है। इसमें देखिए दिया है कि आत्मकथा का लेखक सामान्यतः प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जिसका अपने धर्म, समाज, संप्रदाय तथा जाति और राष्ट्र में विशेष स्थान होता है। ऐसे ही व्यक्तियों के इतिवृत्त को जानने की जन समुदाय में उत्कंठा भी होती है और प्रकारांतर में वह उससे प्रेरणा ग्रहण करता है। जैसे कि कभी कभी क्लास में हमने बच्चों को कहा था कि आत्मकथा लिख के आइए। इससे क्या होता है कि किसी के बारे में हम अच्छी तरीके से जान जाते हैं कि वो बच्चा किस रूप में सक्षम है, उसको क्या दिक्कतें हैं या फिर वो क्या चाहता है। ये आत्मकथा के रूप में हम लिखित रूप में उससे जो सामने नहीं पूछ सकते वो लिखित रूप में हम उसके बारे में जान जाते हैं। तो आत्मकथा मतलब आत्मकथा और जीवनी इसके तत्व हैं। आत्मकथा कैसे कोई समान तत्व नहीं है किंतु सुविधा और अध्ययन क्या, जैसे आत्मकथा की कोई सर्वमान तत्व तो नहीं है किंतु सुविधा और अध्ययन, वर्ण, विषय, चरित्र, निर्माण, देश, काल, भाषा, शैली और उद्देश्य तो है। देखिए इसके सर्वमान तत्व तो नहीं है, तब भी तत्व इसके लिख दिए गए हैं। तत्व जो है आत्मकथा के तत्व है एक वर्ण, विषय, चरित्र, निर्माण, वर्ण, विषय, दूसरा चरित्र निर्माण, चरित्र देश, काल, इसमें जैसे चरित्र निर्माण, देश, काल और भाषा, शैली और उद्देश्य। भाषा, शैली, भाषा, शैली, फिर है उद्देश्य। उद्देश्य देखिए वर्ण, विषय, चरित्र निर्माण, देश, काल, भाषा, शैली, उद्देश्य। वैसे तो इसका तत्व सामान्य सर्वमान्य नहीं है किंतु सुविधा और अध्ययन के लिए ऐसा दिया गया है। आत्मकथा की विषय वस्तु लेखक से स्वयं जुड़ी होती है। उसमें वह आत्म विकास का क्रमिक वृत्त नहीं प्रस्तुत करता, प्रस्तुत आत्म विवेचन और विश्लेषण भी करता है। विश्व की बाह्य घटनाओं की आत्म संदर्भ में क्रिया प्रतिक्रिया भी व्यंजित करता है। उसका समस्त कार्य जितना यथासाध्य तटस्थ भाव और सत्यता एवं यथार्थ पर आधारित होता है उतना ही वह प्रभावक और प्रेरक होता है। आत्मकथा लेखक को अपने गुणों के उद्घाटन में आत्मश्लाघा की दूषित प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करता है। साथ ही शील संकोच के कारण भी किसी सत्य या गुण को नहीं छिपाना चाहिए। आत्मकथा का इतिवृत्त संक्षिप्त होना चाहिए। उसमें अनावश्यक घटनाओं का विस्तार न होकर केवल उन्हीं घटनाओं का उल्लेख होना चाहिए जिनसे उनके व्यक्तित्व के विश्लेषण में यथेष्ट सहायता मिले। वर्ण विषय को सत्य, यथार्थ, स्पष्ट तथा स्वाभाविक और रोचक बनाने के प्रति एक श्रेष्ठ आत्मकथा लेखक सदैव सचेष्ट रहता है। जहाँ तक कि चरित्र की बात है, चरित्र और चरित्र, इसमें देखिए कहा गया आत्मकथा में कि जहाँ तक कि चरित्र की बात है, ये सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र में गुण और दोष दोनों होते हैं। इसलिए आत्मकथा लेखक को अपने गुणों के साथ दोषों का भी पूरी तटस्थता और निष्पक्षता से वर्णन करना चाहिए। आत्मकथा में उसके लेखक के व्यक्तित्व की झलक तो मिलती ही है, उससे संबंधित उन व्यक्तियों के चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता है जिनसे संपर्क सहयोग से लेखक के व्यक्तित्व का विकास और हास्य हुआ होता है। देखिए ऐसा देखा जाता है कि इसमें कवि कहते हैं कि कहा गया है कि अगर आप लिखते हैं किसी के बारे में कि आत्मकथा जब हम आप लिखते हैं तो हम अपना जो प्लस पॉइंट है उसी को न लिखकर अपने माइनस को भी लिखेंगे कि हमारी ये कमियां, इससे हमारा जो क्या है ये आत्मकथा तथ्यपूर्ण यथासिद्ध होगा। और ये इसमें भी ये भी कहा गया है कि जीवनी जो होती है वो सत्य कुछ तरीके से आत्मकथा से सत्य होती है, क्योंकि हम आत्मकथा में कितना तक सत्य लिखते हैं ये तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसमें सब सत्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो लिखेंगे वही ना लोग जानेंगे, लेकिन हमारे संग जो घटित हुआ है उसको हम ही जानते हैं। इसमें मतलब सत्यापन करना उतना कठिन है। और इसमें कहते हैं कि आत्मकथा जो है जहाँ
वातावरण उन समस्त परिस्थितियों का नाम है जिसमें पात्रों को संघर्ष करना पड़ता है। देखिए सबके साथ ऐसा होता है और सबके जीवन में ही संघर्ष है। देश काल वातावरण का बाह्य स्वरूप है। जो देश काल है ये वातावरण का बाह्य स्वरूप है और वातावरण आंतरिक भी हो सकता है। आदमी जिस प्रकार के समाज में रहता है वैसा तो कार्य करता ही है, परंतु उसके भाव और विचार भी उसकी अनुकूलता में सहायक होते हैं। देखा गया है ऐसा। देश और काल की परिस्थितियों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। अतः आत्मकथा लेखक को उनका उल्लेख भी करना होता है, परंतु यह उल्लेख व्यंग्य रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। जैसे भावाभिव्यक्ति की कला ही शैली कहलाती है। इसमें अनुभूत विषय वस्तु को इस प्रकार सजाकर प्रस्तुत किया जाता है कि यथासाध्य अधिकाधिक सुंदर और प्रभावपूर्ण हो। शैली पर अधिकार प्रत्येक लेखक की अनिवार्यता है। अस्तु आत्मकथा लेखक भी उसका अपवाद नहीं होता। निसंकोच आत्मविश्लेषण से शैली प्रभावोत्पादक बनती है। इससे वर्णन चुस्त और रोचक होता है। भाषा का भाव और विषय के अनुकूल होना तो आवश्यक ही है। आत्मकथा की भाषा में माधुर्य और प्रसाद गुण अधिक उपयोगी होते हैं। शुद्ध और परिमार्जित भाषा पाठकों पर लेखकों के विचारों और चिंतन का स्वभाव प्रभाव छोड़ती है। जब भाषा शुद्ध होती है, सरल होती है, समझने के लिए मतलब बिल्कुल सरल सौम्य तरीके से होती है, सरस होती है, तो इसमें पाठकगणता क्या हो, पाठकगण अपने आप क्या होते हैं, विमुग्ध हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसमें आत्मकथा का कोई सार्वदेशिक या सार्वकालिक उद्देश्य नहीं होता। उसमें लेखक के आत्मविवेचन विश्लेषण के साथ उनकी आत्म प्रचार की भावना भी संकुचित होती है। इसके अतिरिक्त आत्मकथा साहित्य का उद्देश्य होता है आत्मनिर्माण, आत्मनिरीक्षण या आत्मसमर्थन। अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करने का मोह या जटिल विषयों की उलझनों में अपने आप को अन्वेषित करने का सात्विक प्रयास। इस प्रकार के आत्म कथात्मक साहित्य के पाठकों में सर्वप्रमुख स्वतः लेखक होता है, जो आत्मांकन द्वारा आत्म परिष्कार एवं आत्मोन्नति चाहता है। आत्म संबंधी साहित्य लिखने का दूसरा उद्देश्य यह भी है कि लेखक अनुभवों का लाभ अन्य लोग उठा सकें। यह दोनों स्वतः सिद्ध उपयोगों के अतिरिक्त आत्मकथा लेखक जो है कि मूल कलात्मक अभिव्यक्ति की प्रेरणा भी हो सकती है और अपनी मर्यादा अथवा ख्याति से लाभ उठाने की शुद्ध व्यावसायिक इच्छा भी, क्योंकि या तो वो कलात्मक मतलब अपनी कला को बताना चाहता है या फिर उसकी खुद की इच्छा होती है कि मतलब और अपनी मर्यादा अथवा ख्याति से लाभ उठाने की शुद्ध व्यावसायिक इच्छा भी हो सकती है। अब आत्मकथा के प्रकार जो है, कई तरीके से आत्मकथा के प्रकार है कि आत्मकथा कैसे कैसे लिखे जाते हैं, किस प्रकार लिखे जाते हैं। इसका वर्णन है कि यूँ तो आत्मकथा के अनेक रूप हो सकते हैं, किंतु मुख्यतः इनके दो रूप विशेष प्रचलित है, जिनको संबंध आत्मकथा और निबंध आत्मकथा इसके कहते हैं कि दो रूप है। मुख्यतः दो रूप है, एक है संबंध आत्मकथा और दूसरा है निबंध आत्मकथा। इसके दो रूप हैं। पहला है संबंध आत्मकथा, दूसरा है निबंध आत्मकथा। चलिए दोनों के बारे में देखिए। इसके दो रूप है, संबंध आत्मकथा और निबंध। संबद्ध है जो है, संबद्ध है, सॉरी संबद्ध 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 आत्मकथा और निबंध आत्मकथा। अब इसमें है कि प्रथम लेखक आदुकांत क्रमबद्ध रूप से अपनी जीवन कथा प्रस्तुत करता है और द्वितीय में जो है स्फुट आत्मचारित्रिक उल्लेख मात्र होते हैं। हिंदी में भवानी बैल सन्यासी की प्रवासी की आत्मकथा और राहुल जी की मेरी जीवन यात्रा, वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रभाव आदि कृतियाँ आत्मकथा के क्षेत्र में सुंदर आदर्श प्रस्तुत करती हैं। कभी कभी कल्पित पात्र की जीवन गाथा के ब्याज से लेखक स्वयं अपने जीवन की झलक देने का प्रयास करता है।
जैसे डिकेंस के कॉपरफील्ड और निराला के कुल्ली भाट में, परंतु कल्पना मिश्रित होने के कारण ऐसी कृतियां आत्मकथा की कोटि में नहीं परिणित की जा सकती। हिंदी में आत्मकथा का आरंभ बनारसी दास के अर्धकथा से ही माना जाता है। यहाँ तक कि पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन की अर्धकथा को ही माना गया है और पहले शुरुआत भी हिंदी में जो है बनारसी दास जैन ने ही की है, जिनकी आत्मकथा थी अर्धकथा के नाम से। और उन्होंने जो है 1661 ईस्वी में ही माना जा सकता था, परंतु इसे अपवाह इसके बाद जैसा है कि आत्मकथा के बारे में कि ये जो आत्मकथा है 20वीं शताब्दी से इस विधा का पर्याप्त विकास हुआ था और अनेक लेखकों ने आत्मकथाएं प्रस्तुत की थी। और पहली तो आत्मकथा आपने आरंभ बनारसी दास की अर्धकथा से ही मानी गई थी। व्यवस्थित रूप से आत्मकथा लिखने की परंपरा आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही मानी जाती है, या तो भारतेंदु युग से, मतलब आत्मकथा का भी क्या मानेंगे, भारतेंदु युग से। देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा कि कौन सी विधा का किस युग में प्रचार प्रसार हुआ और कहाँ से शुरुआत हुई थी। भारतेंदु युग से ये आत्मकथा, मतलब इसकी भी शुरुआत भारतेंदु युग से हुई थी। और इसमें है कि फिर भी जो भारतेंदु ने अपनी कोई विस्तृत व्यवस्थित रूप से आत्मकथा की नहीं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही मानी जानी चाहिए। भारतेंदु ने अपनी कोई विस्तृत आत्मकथा तो लिखी नहीं, इतनी कम आयु में यह संभव नहीं था। फिर भी उनकी विवरणों कुछ आप बीती में आत्मकथा के तत्व मिलते हैं। उनके परिवार के अन्य साहित्यकारों में श्री राधा रमण गोस्वामी रचित मेरा संक्षिप्त जीवन चरित्र 1994 ईस्वी में लिया जा सकता है और श्री अंबिका दत्त व्यास रचित निज वृत्तांत प्रस्तुत आत्मकथा ही है। 20वीं शताब्दी में इस विधा का पर्याप्त विकास हुआ और अनेक लेखकों ने आत्मकथाएं प्रस्तुत की। कुछ प्रमुख आत्मकथा लेखकों और उनकी कृतियों के नाम इस प्रकार हैं। जैसे स्वामी श्रद्धानंद का कल्याण मार्ग का पथिक आत्मकथा है, और सत्यानंद का है मुझमें देवी जीवन का विकास, तथा परमानंद की आप बीती सती के आरंभ की आत्मकथात्मक कृतियां हैं। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग की रचना मूल रूप में गुजराती में हुई थी, जिसका अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने किया और वह 1927 में प्रकाशित हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा मेरी कहानी और जो 1939, और बाबू राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा 1947, नेता सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद तरुण स्वप्न 1935, और डॉक्टर राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आत्मकथा का अनुवाद सत्य की खोज भी प्रकाश में आई। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी की आत्मकथा के 3 भाग हैं, आधे रास्ते, सीधी चट्टान और स्वप्रसिद्धि। जमुनालाल बजाज की धर्मपत्नी जानकी देवी बजाज ने मेरी जीवन गाथा प्रस्तुत की। श्रीमती हठी सिंह की कोई शिकायत नहीं। भवानी दयाल सन्यासी की प्रवासी की आत्मकथा, स्वामी परिव्राजक की स्वतंत्रता की खोज और योगी हरि का मेरा जीवन प्रवाह प्रसिद्ध आत्मकथाएं हैं। बाबू श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी, महापंडित राहुल संस्कृतायन की मेरी जीवन यात्रा, यशपाल का सिंहावलोकन, राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का विशेष साहित्यिक महत्व है। सेठ गोविंद दास ने आत्मनिरीक्षण 1958 प्रस्तुत किया और पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी ने मेरी अपनी कथा, चतुर्सेन शास्त्री ने आत्मकहानी, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी खबर और वृंदावन लाल वर्मा ने अपनी कहानी, गुलाब राय ने मेरी असफलताएं, विनोद शंकर व्यास ने उलझी स्मृतियां, देवराज उपाध्याय ने बचपन के 2 दिन, और हरिवंश राय बच्चन का आपने जाना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण तीर, बसेरे से दूर तथा 10 द्वार के से सोपान तक 4 खंडों में अपनी जो आत्मकथा प्रस्तुत की थी हरिवंश राय बच्चन ने। और कुछ अनुदित आत्मकथाएं भी हैं, जिनमें वेद मेहता का मेरा जीवन संघर्ष, मौलाना आजाद की आज़ादी की कहानी, हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ, जोश महिलावाद की यादों की बारात विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी श्रृंखला में अमृता प्रीतम के रसीदी टिकट को भी बड़ी परिगणित किया जा सकता है। इसको बहुत माना गया, बहुत मुख्य रचना थी इनकी, अमृता प्रीतम की। और इस प्रकार इस विधा अनेक वर्गों के व्यक्तियों, साहित्यकारों, समाजसेवियों और राजनीतिकों
आदि का सहयोग पाकर निरंतर समृद्ध होती जा रही है और कालांतर में इनमें और भी निखार तथा वैविध्य आएगा। निश्चय ही एक उपयोगी विधा है आत्मकथा। और आत्मकथा के जो भाव हैं, इससे हम क्या करते हैं, एक दूसरे के बारे में भी जान सकते हैं। हम अपनी आत्मकथा, आप जिससे मिलते हैं अपनी आत्मकथा के बारे में, आपके जीवन के जो हर पहलू हैं, दुखमय सुखमय, उस पहलुओं से अवगत हो जाते हैं। आपकी कमजोरी और आपकी जो हॉबी है उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। एक दूसरे को एक पहचानने और एक जानने का बहुत अच्छा मौका आत्मकथा के द्वारा होता है। जैसा कि एक जो कॉलेज में ये बच्चों में दिया जाता है लिखने के लिए, प्रेरित करना चाहिए आत्मकथा और जीवनी लिखने के लिए। इसमें ये क्या होता है कि उनके लेखन का भी विकास होता है, वो अपने आप को भी सुधारने का मौका और अपने आप के बारे में भी मतलब कुछ उपयोगी तथ्य लिखने के लिए क्या होंगे, सक्षम होंगे ऐसा। और भाषा भी उनकी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जैसा देखा है आत्मकथा में। अब देखिए दूसरी गतिविधि है कि व्यंग लेख और फीचर। फीचर का नाम सुने होंगे, फीचर फिल्म आती है ना, फीचर माने चित्रोत्तर जो है। अब इसके बारे में है कि हिंदी में व्यंग लेखन जो आधुनिक युग से प्रारंभ हुआ था और इसमें विचित्र नवीन विडंबनाओं का प्रभाव दो रूपों में पड़ता है। एक तो हास्य के रूप में, दूसरे अप्रत्यक्ष स्तर पर कटु आलोचना के रूप में। भारतेंद्र युग में बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे हिंदी व्यंग्य साहित्य की निधि है। शिव शंभू के रूप में लेखक का राष्ट्रीय व्यक्तित्व मुखर हो जाता है। लेखक गूंगी जनता का सच्चा प्रतिनिधि है, जो ये भी आधुनिक युग से ही है। इसमें विचित्र नवीन विडंबनाओं का प्रभाव दो रूपों में पड़ता है। एक हास्य रूप में प्रत्यक्ष स्तर पर कटु आलोचना, और दूसरा होता है जैसे कि इसमें दिया गया कि इसमें विचित्र नवीन विडंबनाओं का प्रभाव दो रूपों में पड़ता है। एक तो हास्य के रूप में, व्यंग मतलब होता है, एक व्यंग बोला जाता है हंसी मजाक में, एक व्यंग बोलता है कटाक्ष करना, किसी पे सीधे प्रहार करना, व्यंग यही होता है ना। और फिर इसमें है कि लेखक गूंगी जनता का सच्चा प्रतिनिधि है। डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल के व्यंग ताजातर साप्ताहिक एवं दैनिक ताजातर में चचा नेहरू की छत्र छाया शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुए हैं। इन व्यंगों में आगरा विश्वविद्यालय के एमए हिंदी इंस्टीट्यूट की दुर्दशा पर करारे व्यंग है। इनकी भाषा पर उर्दू शैली की छाप है। श्री लाल शुक्ल ने अंगद का पांव शीर्षक व्यंग संग्रह प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्मरण, डायरी, पत्र, शिकार साहित्य आदि शिल्पों के माध्यम से व्यंग प्रस्तुत किए हैं। इन व्यंगों में लेखक ने आधुनिक जीवन व समाज की विडंबनाओं को चित्रित किया है। हरिशंकर परसाई वर्तमान व्यंग्यकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। इनके व्यंग साप्ताहिक हिंदुस्तान व धर्मयुग आदि में छपते थे। देखिए, एक व्यंग लेख में सबसे ज़्यादा नाम आपका आता है हरिशंकर परसाई जी का। हरिशंकर परसाई ये व्यंग लेखक या व्यंग्यकार कहे गए हैं। इन्होंने जो है वर्तमान व्यंग्यकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। इनके व्यंग साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग जो पत्रिका थी उसमें छपते थे। प्रगतिवाद ने व्यंग लेखक को पैनी धार प्रदान की है और डॉक्टर रामविलास शर्मा और आंगे राघव ने व्यंग्यपूर्ण समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। जो रामविलास शर्मा और आंगे राघव जो है, इन्होंने समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। इसमें परस्पर छींटाकशी भी मिलती है। कुछ प्रसिद्ध व्यंग्यकार व उनकी रचनाएं इस प्रकार जो हैं कि बकलम खुद नामवर सिंह की जो है, खरगोश की सिंह प्रभाकर माचवे, राजभवन की सिगरेट दानी श्री नारायण चतुर्वेदी, खजूर के पेड़ जो है रामेश्वर नाथ तिवारी, क्षमा कीजिए त्रिभुवन चतुर्वेदी, लिफाफा देखकर। ये जो व्यंग है, व्यंग लेख है, ये शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव का है। व्यंग्यात्मक व्यक्ति प्रधान निबंधकारों में केशव चंद्र वर्मा, चंद्र शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी, भगवती चरण वर्मा और डॉक्टर संसार चंद, इंद्रनाथ मदान, यशपाल आदि उल्लेखनीय हैं। हिंदी गद्य की नवीन एवं सजीव इस विधा का स्वातंत्रोत्तर काल में विशेष विकास हुआ और अनेक साहित्यकारों ने अनेक विध व्यंग लेख लिखकर नवीन विधा को क्या किया, पुष्ट किया है। और फीचर क्या है, जैसे व्यंग लेख तो समझिए, व्यंग व्यंग्यात्मक, एक तो हंसी मजाक होता है, एक कटाक्ष प्रहार होता है, और एक होता है फीचर, जैसे दिया है फीचर। इसके बारे में जो है कि फीचर आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में फीचर का विशेष महत्व है। जैसा रेडियो संदर्भ में फीचर का अर्थ है रूपक होता है, और आधुनिक साहित्य के जो रोचक कथा सूत्रों के साथ किए जाने वाले रूप को, जिसमें कथाएं साथ साथ चलती है, फीचर कहा जा सकता है। फीचर माने होता है एक रूपक भी कहा गया है इसको, जिसमें कथा के साथ साथ ये चलता है, रूपक।
अब है इसमें कि आधुनिक साहित्य में विभिन्न स्थलों के संबंध में रोचक कथा सूत्रों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले साहित्य रूप को, जिसमें दो कथाएं साथ साथ चलती है, फीचर कहा जा सकता है। फीचर के द्वारा लेखक व्यक्ति तथा नगर के समग्र रूप को उद्घाटित करता है। फीचर का लेखक स्थान के विवरण के माध्यम से एक अन्य कहानी भी प्रस्तुत करता है। श्री बटरोही ने अनेक फीचर लिखे हैं। उन्होंने इलाहाबाद शीर्षक फीचर में शहर के वास्तविक स्वरूप का चित्रण किया है। यह शहर बाहर से रूखा व उत्तेजनाहीन है, किंतु अपनी आंतरिकता में सक्रिय है। लेखक ने सुंदर उपमान प्रस्तुत किए, जैसे इलाहाबाद कोई परमहंस दार्शनिक हो जो वृद्धावस्था में अपने किसी एकांत कॉटेज में विश्राम कर रहा हो। इसे ही क्या कहते हैं? फीचर कहते हैं। देखिए फीचर का वर्णन यहाँ पे दिया गया। और इसके आगे है दूसरी गद्य विधा